जब आसपास मौजूद लोगों ने देखा कि किस तरह कर्मश की शक्तियां अचानक से इतनी बढ़ गई थीं, जैसे कि उसे कोई वरदान मिल गया हो, तो वो सभी हैरान रह गए। इसके पहले तो कर्मश प्राचीन मगरमच्छ का एक हमला भी नहीं झेल पा रहा था, लेकिन अब वो एक से ज्यादा हमलों का सामना बिना रुके कर पा रहा था। इस अचानक हुई हरकत ने लोगों को हैरत में डाल दिया था। तभी कर्मश ने उस जगह से जाते हुए हंसकर छोटू से कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि तू मुझे खत्म नहीं कर सकता ध्रुव, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इस बार तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो मैं तुझे संभलने का कोई भी मौका नहीं देने वाला। लेकिन छोटू की आंखों की बेरहमी बरकरार थी, जिसके साथ वो एक झटके में कर्मश की तरफ जाते हुए कहने लगा, इस बार मैं तुझे कोई मौका दूंगा ही नहीं कर्मश, ताकि तू अगली बार मेरे सामने आ सके। छोटू को तेज रफ्तार में अपने पास आते थे कर्मश के चेहरे की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई, और उसकी आंखों में दिखती खौफनाक झलक के चलते वो छोटू पर खतरनाक हमला करने के लिए तैयार था। जाहिर सी बात थी कि रहस्यमयी आत्मा की मदद से अब कर्मश की शक्तियां किसी तीसरे पड़ाव के निर्माण जितनी हो गई थी। ऐसे में अगर छोटू उससे सीधे टकराता तो छोटू के जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। जिस दौरान कर्मश छोटू को जान से मारने के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक रहस्यमयी आत्मा की आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी, जल्दी करो कर्मश और यहाँ से बाहर निकलो। इस लड़के को समझना उतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। तभी कर्मश ने आंखों में चमक के साथ जवाब दिया, जनाब, लगता है कि आपने इस ध्रुव की शक्तियों को कुछ ज्यादा ही खास समझ लिया है। मेरी मौजूदा शक्तियों के हिसाब से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और तो और अगर मैं इस मौके का फायदा उठाकर इसे यहीं मार डालूं तो प्राचीन मगरमच्छ की आत्मा भी यहीं खत्म हो जाएगी। तब हमारे पास चारों गुप्त दलों में से एक की अमानत हासिल करने का सुनहरा मौका होगा। कर्मश की बात सुनते ही वो रहस्यमयी आत्मा दंग रह गई। उसकी हैरानी एक पल के लिए बरकरार रही और साथ ही साथ उसमें थोड़ी झिझक भी दिखाई दे रही थी। अगर छोटू चुपचाप खड़ा रहकर प्राचीन मगरमच्छ को काबू करता तो कर्मश ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब जबकि छोटू खुद तेजी से कर्मश की तरफ आ रहा था तो ऐसे में कर्मश उस पर हावी हो सकता था। उस रहस्यमयी आत्मा की झिझक कुछ पलों के लिए बरकरार रही, जिसके बाद उसने देखा कि छोटू कर्मश के ठीक सामने पहुंच गया। फिर उसके चेहरे पर हल्की फिक्र दिखी और उसने कर्मश के शरीर में ढेर सारी शक्तियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। ऐसा करते ही कर्मश ने चिल्लाकर छोटू से कहा, अब जबकि तू मरना ही चाहता है ध्रुव, तो मैं तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। कर्मश की मुट्ठी में बेइंतहा शक्तियां इकट्ठा हो गई थी। इस कदर शक्तियों से कोई दूसरे पड़ाव का निर्माण तक बहुत मुश्किल में पड़ जाता, लेकिन इतने खतरनाक और ताकतवर हमले के सामने भी छोटू के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान ही नहीं दिखा। जबकि कर्मश को लग रहा था कि छोटू घबरा जाएगा, बल्कि छोटू की आंखों में तो जानलेवा इरादा झलक रहा था, जिसे देखकर कर्मश को थोड़ा अटपटा लगने लगा। जिस दौरान कर्मश थोड़ा परेशान लगने लगा, उतने में अचानक छोटू की हथेली से उसे काले रंग की आग निकलती हुई दिखी, जो बड़ी खूंखार अंदाज में बाहर निकल रही थी। उसके बीचों बीच एक अजीब सा दानव भी नजर आ रहा था, जिसे देखते ही कर्मश के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने हैरत भरी आवाज में कहा, ये दानव, इसका मतलब ध्रुव के पास निर्वाण दैत्य की आग है। जिस दौरान कर्मश हैरान दिख रहा था, उस वक्त आसपास मौजूद लोगों के चेहरों का भी रंग बदल गया। चाहे वो लाबार हो या फिर बाजीन, सभी के चेहरों पर एक ऐसी हैरानी थी जिसे छुपाना भी मुश्किल हो रहा था। यह असर था उस काले रंग की आग को देखने का। जो भी यहां तक पहुंचने में कामयाब रहे थे, वो सभी इस तरह की आग के बारे में अच्छी तरह जानते थे। ये एक बहुत ही खूंखार और जानलेवा चीज थी, जो सिर्फ तभी आती थी जब कोई योद्धा निर्वाण के तीसरे पड़ाव पर पहुंच गया हो। इस दैत्य आग ने आज तक बहुत से निर्वाणों को खत्म किया था, इसलिए ज्यादातर निर्वाण इस आग से खौफ खाते थे। यही वजह थी कि छोटू ने जैसे ही वो आग बाहर निकाली तो सभी के मुंह हैरानी में खुले के खुले रह गए, बल्कि खुद लाबार जैसे ताकतवर योद्धा के रोंगटे खड़े हो गए। और वो तब छोटू के इस हमले से घबराने लगा। ये लड़का ना जाने और कौन सा खतरनाक राज छुपाए बैठा है। उसके ठीक बगल में खड़ी मायरा के चेहरे की मुस्कुराहट भी पूरी तरह से गायब हो गई थी, बल्कि उसकी आंखों में ऐसी हैरानी थी जैसे कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि छोटू के पास निर्वाण दैत्य की आग जैसी खतरनाक चीज भी हो सकती थी। इस दौरान पूरे इलाके में खामोशी छा गई थी, जिसके बाद कुछ लोग होश में आकर यहाँ वहां भागते दिखे। इस वजह से वहां भगदड़ सी मच गई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं निर्वाण दैत्य की आग उनके करीब ना आ जाए। पूरे इलाके में लोग घबराते हुए यहाँ वहां भागते दिख रहे थे। अब जाकर कर्मश को भी समझ आ गया था कि रहस्यमयी आत्मा बिल्कुल ठीक कह रही थी। उसने तुरंत छोटू के हाथों में जलती निर्वाण दैत्य की आग को देखा, जिसे देखकर कर्मश के चेहरे का रंग और ज्यादा पीला पड़ने लगा। इतने में रहस्यमयी आत्मा ने चिल्लाकर कहा, कर्मश जल्दी यहाँ से निकलो। अगर ध्रुव ने निर्वाण दैत्य का हमला कर दिया तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। यह पहली बार था जब उस ताकतवर रहस्यमयी आत्मा की आवाज में एक अजीब सा डर झलक रहा था। इससे साफ हो गया था कि वो खुद निर्वाण दैत्य की आग से बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसे डर था कि अगर गलती से भी निर्वाण दैत्य की आग कर्मश के शरीर के अंदर घुस गई तो वो कुछ ही देर में उस आत्मा को भी पूरी तरह जलाकर राख कर देगी। इस पल कर्मश मुकाबला नहीं करना चाहता था, बल्कि उसमें तो इतना भी यकीन नहीं बचा था कि वो कुछ पल वहां टिक सके। वो भी इतना समझदार था कि निर्वाण दैत्य की आग के बारे में जानता था
वैसे तो उसकी शक्तियां तीसरे पड़ाव के निर्वाण जितनी हो गई थीं, लेकिन फिर भी निर्वाण दैत्य की आग से निपटना बेहद मुश्किल था। इसलिए जैसे ही कर्मश को रहस्यमय आत्मा की आवाज सुनाई पड़ी तो वो बिजली की रफ्तार से वहां से दूर जाने लगा। उसे देखकर ये साफ हो गया था कि वो छोटू से बचने की कोशिश कर रहा था। वहीं छोटू ने जब कर्मश को इस तरह भागते हुए देखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, अफसोस कि भागने के लिए थोड़ी देर हो गई है कर्मश। अगले ही पल छोटू ने इशारा किया, जिससे थोड़ी दूरी पर दिखते प्राचीन मगरमच्छ का सींग अचानक खून जैसे रंग से चमकने लगा। वो चमक बाहर निकलते हुए बेहद तेज रफ्तार में कर्मश की तरफ बढ़ी और उसके भागने का रास्ता रोक दिया। ये देखकर कर्मश को अपने दिल में एक अजीब सा खतरा महसूस हुआ और उसने तुरंत अपने शरीर की सारी शक्तियां बाहर निकालनी शुरू की। इन शक्तियों को उसने एक मजबूत कवच में बदल दिया कि तभी वो लाल रंग की रोशनी आकर उस कवच से टकरा गई। दोनों के टकराते एक तेज धमाका सुनाई पड़ा और शक्तियों की लहरें हर तरफ फैलती हुई नजर आईं। तभी अचानक कुछ कड़कड़ाने की आवाज सुनाई पड़ी, जिससे लोगों को दिखा कि कर्मश के उस बेहद मजबूत कवच पर भी बहुत सी दरारें पड़ती नजर आने लगी थी। वो दरारें बढ़ती गईं और कुछ पलों बाद दोनों शक्तियां गायब हो गईं। उस मजबूत कवच के टूटने पर कर्मश का शरीर हड़बड़ाकर पीछे चला गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए वहां से भागने की तैयारी की। इतने में अचानक उसे थोड़ी दूरी पर एक परछाई नजर आई, जो असल में छोटू था, जिसके हाथ से निकलती काले रंग की आग लगातार बढ़ती जा रही थी। प्राचीन मगरमच्छ के हमले से छोटू ने कर्मश को एक पल के लिए रोक दिया था और इस मौके का फायदा उठाकर छोटू ने अपने लिए हमला करने का सबसे अच्छा मौका तैयार कर लिया। तभी छोटू ने उस जानलेवा आग को अपनी उंगलियों में इकट्ठा कर तेजी से कर्मश के माथे पर हमला कर दिया। छोटू के हाथ से निकलते ही वो आग धधकते हुए आगे बढ़ने लगी और तेजी से कर्मश के माथे की तरफ बढ़ने लगी। उस हमले की रफ्तार इतनी तेज थी कि कर्मश उस हमले से बच भी नहीं पा रहा था। इस एहसास के चलते उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ नजर आने लगा, जैसे उसने अपनी आंखों के सामने मौत देख ली हो। फिर उसने मजबूरी में अपने दांत पीसते हुए गुस्से से एक जोरदार हमला छोटू के सीने पर कर दिया। वो चाह रहा था कि छोटू उस हमले से बचने की कोशिश में निर्वाण दैत्य की आग से ध्यान हटा ले, ताकि उसका निशाना चूक जाए। वहीं छोटू देखने लगा कि कैसे उसकी आंखों के सामने कर्मश का वो शक्तिशाली हमला बड़ा होता गया, लेकिन इसके बावजूद छोटू ने पीछे हटना ठीक नहीं समझा। एक पल सोचने के बाद छोटू के शरीर में एक तेज सुनहरी चमक नजर आने लगी, जिससे टकराते ही कर्मश का वो हमला नाकाम हो गया। इसके बावजूद छोटू का शरीर एक पल के लिए कांप उठा था और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। जाहिर सी बात थी कि कर्मश के इस हमले में ढेर सारी ताकत थी, लेकिन इस हमले के नाकाम होने से कर्मश की आंखों का खौफ और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसे छोटू के लाल पड़ चुके चेहरे पर भी एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट नजर आने लगी। इससे साफ हो गया था कि छोटू ने कर्मश का वो ताकतवर हमला जानबूझकर झेला था, ताकि वो अपना हमला कामयाब कर सके। तभी छोटू ने खौफनाक अंदाज में कर्मश से कहा, तुझे मेरे परिवार को खत्म करने की बात नहीं करनी चाहिए थी कर्मश। मैं अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। छोटू को कर्मश की किसी भी हरकत से जरा भी डर नहीं था, लेकिन वो इस बात से बहुत परेशान था कि कर्मश उसके पिता और बाकी रिश्तेदारों का क्या करता। कर्मश ने इससे पहले छोटू को जो धमकी दी थी वो सीधे छोटू के दिल में आकर चुभी। इस चुभन का बदला छोटू कर्मश की मौत से लेना चाहता था। तभी कर्मश हैरत और घबराहट भरी आवाज में चिल्लाया, ध्रुव, अगर तूने मुझे मार डाला तो कुटुंब के लीडर और बाकी लोग तुम्हारे परिवार को छोड़ेंगे नहीं। इस पर छोटू ने बड़े ही शांत अंदाज में जवाब दिया, एक बार तुम मर जाओ फिर तो तुम कुटुंब के किसी काम के नहीं रहोगे कर्मश, इसलिए कोई भी तुम्हारे लिए मुझे तो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। छोटू समझ रहा था कि अगर वो 100 साम्राज्यों की जंग में अपना नाम बनाने में कामयाब रहा तो रायजादा कुटुंब में उसके परिवार का दर्जा सबसे ऊपर हो जाता। ऐसे में कोई उनसे बुरा बर्ताव करने की हिम्मत नहीं करता। आखिर में छोटू का वो हमला सीधे कर्मश के पास पहुंच गया और काले रंग की रोशनी को देखकर छोटू ने कहा, कर्मश, तेरा खेल खत्म हुआ। तभी काले रंग की आग कर्मश के माथे से टकरा गई और साथ ही उसके शरीर की सारी शक्तियां बाहर निकलने लगी। फिर कर्मश के मुंह से ऐसी दर्दनाक चीख निकली जैसे किसी जानवर को बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया गया हो। इस तरह के बेइंतहा दर्द की वजह से कर्मश की आंखों का रंग ही बदलने लगा और वो सफेद होने लगी। कुछ दूर से उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई और ही आदमी बन गया हो। ये देखकर छोटू के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखी, क्योंकि वो समझ गया था कि इस वक्त कर्मश बेहोश हो गया था और उसके शरीर पर अब उसमें रहने वाली रहस्यमयी आत्मा का कब्जा हो गया था। फिर कर्मश का शरीर हड़बड़ाकर पीछे हो गया और उसके माथे से खून निकलता जा रहा था। भले वो देखने में बुरी तरह जख्मी लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी नजर आ रही थी। कर्मश के वहां से भागने की रफ्तार बहुत तेज थी, इसलिए कुछ ही कदमों में वो धुंधली जगह में खो गया। इसके साथ ही वो छोटू और बाकियों की नजरों के सामने से गायब हो गया। इस दौरान छोटू लगातार उसे देखता जा रहा था और उसके चेहरे पर हल्की परेशानी नजर आने लगी थी। जब उसकी निर्वाण दैत्य की आग कर्मश के माथे से टकराई थी तो छोटू ने महसूस किया था कि उस आग ने कर्मश को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। एक ही हमला कर्मश की जिंदगी खत्म करने के लिए काफी था,
फिर छोटू के हाथों में जलती काले रंग की आग बिखरने लगी और साथ ही आसमान में दिखता प्राचीन मगरमच्छ भी गायब होने लगा। इतने में छोटू ने अपनी मुट्ठी कसते हुए धुंधली जगह की तरफ देख कर कहा, शायद उस रहस्यमयी आत्मा ने कर्मश के शरीर पर काबू पा लिया और वो बचकर यहां से चला गया। जब कर्मश उस जगह से भाग गया तो उस जगह का तनाव से भरा माहौल धीरे धीरे पहले जैसा शांत होने लगा। सभी ने चैन की सांस ली और उनकी आंखों में डर और इज्जत दिख रही थी, जिसके साथ वो हवा में तैरते छोटू को देख रहे थे। सभी जानते थे कि अगर आज का ये मामला बाहरी दुनिया तक पहुंच गया तो छोटू का रुतबा, उसका नाम इतना ऊपर हो जाएगा कि शायद पूरा उत्तर पश्चिमी इलाका उसके नाम से थरथरा उठे। इस दौरान छोटू ने शांति के साथ सभी को देखा और उसके हाथ लहराते ही धुंधला पड़ चुका प्राचीन मगरमच्छ एक बार फिर हड्डी भाले के अंदर चला गया। लेकिन प्राचीन मगरमच्छ को बाहर लाने की वजह से छोटू को 2 तरह के प्राचीन मूल खूनों का इस्तेमाल करना पड़ गया था। अगर वो आगे जाकर ऐसे प्राचीन मूल खून इकट्ठे नहीं कर पाता तो उसके लिए प्राचीन मगरमच्छ की आत्मा को दोबारा बाहर बुलाना नामुमकिन हो जाता। भले ही छोटू ने दोनों मूल खून इस्तेमाल क्यों ना कर लिए थे, लेकिन कम से कम आसपास मौजूद सभी लोग तो छोटू से डर गए थे, इसलिए आगे जाकर यूं ही कोई योद्धा उससे टकराने की जरूरत नहीं करता। इस मुकाबले के साथ ही उसने अपने दुश्मन कर्मश को भी बुरी तरह हरा दिया था, जिसके इस बार के जख्म बहुत ही गहरे थे। बल्कि ये कहना भी बहुत ही मुश्किल था कि कर्मश जिंदा बचेगा या मारा जाएगा। छोटू की समझ के मुताबिक कर्मश शायद मर चुका था। जाहिर सी बात थी कि जिस इंसान का होश ही तबाह हो जाए उसके जिंदा रहने का भी कोई मतलब नहीं होता। इतने में निंजा चलकर छोटू के पास आया और उसने छोटू के लाल पड़ चुके चेहरे को देखकर कहा, भाई आप ठीक तो हो? इस दौरान छोटू अपना सीना रगड़ने में लगा था क्योंकि उसे बेइंतहा दर्द महसूस हो रहा था। कर्मश ने उस पर जो हमला किया था उससे छोटू काफी जख्मी हो गया था, लेकिन वो जैसे तैसे अपने उस दर्द को सहन करते हुए कर्मश को खत्म करने की कोशिश करता रहा। वही निंजा भी छोटू को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए जब उसने छोटू को दर्द के मारे निढाल होते हुए देखा तो उसने तुरंत छोटू के पास आकर उसे संभाल लिया। इस वक्त चारों तरफ खामोशी थी, जिसे तोड़ते हुए लाबार ने छोटू से कहा, ध्रुवास तो हम सभी मान गए कि तुम तो बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले। एक बार इस मुकाबले की खबर फैल गई तब तो तुम्हारा नाम निर्वाण रैंकिंग में जरूर आ जाएगा। उसकी बात पर छोटू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए लाबार की तरफ देखा। अपनी अंदरूनी शक्तियों की मदद से छोटू समझ गया था कि ताकत के मामले में लाबार बाकी तीनों योद्धाओं से ज्यादा ताकतवर था। ऐसे में अगर वो छोटू से अच्छी तरह से बात कर रहा था तो छोटू भी उससे अच्छे से बात कर सकता था। वैसे तो लाबार ने छोटू की मदद नहीं की थी बाकियों का सामना करने में, लेकिन छोटू इस बात के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता था। आखिर छोटू उसके लिए अनजान जो था। बल्कि लाबार का मौका देखकर भी छोटू पर हमला न करना काबिले तारीफ था। इतने में थोड़ी दूरी पर खड़े बाजीन ने छोटू की तरफ देखकर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है कि मैंने तुम्हें थोड़ा कमजोर समझ लिया था ध्रुव। तुम्हें देखकर तो मेरी भी लड़ने की इच्छा जाग गई है, लेकिन एक दोस्ताना मुकाबले में तुम्हारे जैसे योद्धा के साथ लड़ने में तो बहुत मजा आएगा। तो बताओ, चुनौती स्वीकार करते हो? तो क्या बाजीन की चुनौती स्वीकार करेगा छोटू और कैसे निपट पाएगा वो आने वाले खतरों से? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।